शाम का वक्त था। घर के किचन में एक माँ आराम से पाई बनाने के लिए डो तैयार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अगले कुछ सेकंड में एक फ़ोन कॉल इस घर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फ़ोन बजा। माँ के हाथ आटे से भरे हुए थे, इसलिए रिसीवर उठाया उनकी सिर्फ 12 साल की बेटी ने। दूसरी तरफ से एक अनजानी, ठंडी और बिल्कुल शांत आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या घर में कोई बड़ा मौजूद है? ये एक आम सवाल लग रहा था, लेकिन उस वक्त ना उस छोटी लड़की को अंदाज़ा था और ना ही उसकी माँ को कि इस फ़ोन कॉल के बाद उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। 23 जनवरी 1959 सोवियत रशिया के एक शहर स्वित्ज़र्लैंड के रेलवे स्टेशन पर 10 यंग लोग खड़े थे। ये लोग कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि ये लोग अपने फील्ड के सबसे बेहतरीन माउंटेनियर्स में से एक थे। उनका मिशन था नॉर्दर्न यूरल माउंटेन को क्रॉस करके माउंट ऑटरटन तक पहुंचना। ये सफ़र लगभग 3 हफ्तों का था। बस इतना ही प्लान था। इस एक्सपीडिशन का लीडर था इगोर डैडलॉफ। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन सफ़र के बिल्कुल शुरुआत में टीम के एक मेंबर यूरी यूदीन अचानक अपनी तबीयत खराब महसूस करने लगे। उनको पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम थी और बढ़ती हुई फिजिकल तकलीफ की वजह से उन्होंने एक्सपेडिशन कंटिन्यू न करने का फैसला किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक यूरी अपनी साथियों को अलविदा कहकर वापस घर लौट गए। यूरी के वापस लौटने के ऊपर 9 मेंबरों में से एक जैनिदा कॉल्मोगोराफ ने अपने डायरी में लिखा है, आज यूरी उदीन हमसे अलग हो रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हमने उनके बैकपैक से सारे सामान अपने अपने बैग्स में बांट लिए। ये लाइन उस वक्त बिल्कुल आम लग रही थी। उस वक्त न यूरी को न ही उनकी दोस्तों को ये अंदाज़ा था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। बाकी के 9 मेंबर्स बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ बढ़ते रहे। निकलने से पहले ईगोर डाइटलॉफ, जो एक्सपेडिशन का लीडर था, वो एक वादा करके गया था। उसने स्वित्ज़र्लैंड स्पोर्ट्स क्लब को बताया था कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 12 फरवरी के आसपास वापस बेस पर पहुंचते ही वो एक मैसेज भेज देगा। ये सिर्फ एक फॉर्मल अपडेट नहीं था, बल्कि ये इस बात का सिग्नल था कि पूरी टीम सुरक्षित लौट आई है। लेकिन 12 फरवरी गुजर गई, फिर 13 फरवरी भी, और स्पोर्ट्स क्लब तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा। आज के ज़माने में शायद कुछ घंटों की खामोशी भी चिंता की वजह बन जाती है, लेकिन 1959 में यूरल माउंटेन की एक्सपेडिशंस अक्सर मौसम के भरोसे चलती थी। तेज़ बर्फबारी, तूफ़ानी हवाएं और ख़राब विजिबिलिटी कई बार पूरे एक्सपेडिशन को कई दिनों तक डिले कर देती थी। इसलिए जब टीम मेंबर वक्त पर नहीं लौटे, तो शुरुआत में किसी ने इसे किसी बड़ी मुसीबत की निशानी नहीं मानी। सबको लगा शायद मौसम फिर से अपने रंग बदल रहा है और ईगोर जल्दी ही अपना प्रॉमिस मैसेज भेज देगा। लेकिन दिन बीतने लगे, खामोशी और गहरी होती गई और धीरे-धीरे एक छोटी सी देरी एक बड़ी चिंता में बदलने लगी। जैसे-जैसे दिन गुजरते गए, इंतज़ार बेचैनी में बदलने लगा। 20 फरवरी 1959 अब सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब ही नहीं, बल्कि एक्सपेडिशन मेंबर के परिवार भी गहरी चिंता में डूब चुके थे। ईगोर और उसकी टीम का अब तक कोई पता नहीं था। ना कोई मैसेज, ना कोई लेटर, ना ही उनकी कोई सुरक्षित होने की कोई खबर। आखिरकार परिवार वालों ने अथॉरिटीज़ की मदद मांगी और ऑफिशियली अलार्म रेज़ किया गया। उसी पल ये सिर्फ एक लेट एक्सपेडिशन का मामला नहीं रहा। एक ऑफिशियल सर्च टीम ऑपरेशन शुरू होने वाली थी और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यूरल माउंटेन की बर्फ के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी है जो अगले कई दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल हो जाएगी।
22 फरवरी 1959 को ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑथोरिटीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट वॉलंटियर्स की एक सर्च टीम तैयार की। उन वॉलंटियर्स में से एक थे मिकल श्रावेन। आज वो अपनी 80s में है, फिर भी उन्हें उस सर्च ऑपरेशन का हर पल याद है। लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ इतना पता था कि 9 हाइकर्स लापता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही 20वीं सेंचुरी की सबसे ऊंची हुई मिस्ट्रीज में से एक के पहले गवाह बनने वाले हैं। 26 फरवरी 1959, कई दिनों की लगातार सर्च के बाद आखिरकार सर्च टीम को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। कोलर्ड शैकेल के सुनसान और बर्फ से ढकी स्लोप पर उन्हें दिखा एक अकेला टेंट। लेकिन ये वो टेंट नहीं था जिसे छोड़कर कोई एक्सपेडिशन आगे बढ़ गया हो। ये टेंट बिल्कुल सुनसान था और बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। बर्फ ने उसकी आधे से ज्यादा हिस्से को दबा दिया था। तेज हवाओं ने उसे लगभग पूरी तरह गिरा दिया था। जब स्टूडेंट वॉलंटियर मिकल श्रावेन पहली बार उस टेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने बाद में याद करते हुए कहा, टेंट आधा गिर चुका था और बर्फ से ढका हुआ था। ये देखते ही सर्च टीम को समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत ही असामान्य हुआ है। टेंट के आसपास न कोई हाइकर्स नजर आ रहे थे, न किसी कैंप की आम हलचल, यहाँ सिर्फ खामोशी। और वह खामोशी यूरल माउंटेन की ठंडी हवाओं से भी ज्यादा भारी लग रही। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस टेंट के अंदर और उसके आसपास छुपे हुए सबूत अगले कई दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक और हिस्सा बन जाएंगे। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टेंट को ध्यान से एग्जामिन करना शुरू किया, उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई वह किसी भी एक्सपीरियंस माउंटेनर्स को हैरान कर देगी। टेंट को अंदर से काटा गया था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी बाकी थी। टेंट से कुछ ही कदम दूर बर्फ पर सर्च टीम को कुछ निशान दिखाई दिए, फुटप्रिंट्स। ऑफिशियल सर्च के मुताबिक ये निशान लगभग 8 या 9 लोगों के लग रहे थे। कुछ फुटप्रिंट सिर्फ मोजों में चलने वाले थे, एक ही बूट पहने हुए किसी इंसान के लग रहे थे, और कुछ ऐसे थे जैसे कोई नंगे पांव ही बर्फ पर चल पड़ा हो। हर नया फुटप्रिंट्स एक नए सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये निशान सिर्फ कुछ ही मीटर तक दिखाई दिए और उसके बाद तेज हवाओं और लगातार गिरती बर्फ ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद ही अपनी राज छुपाना चाहता हो। मिखेल श्राविन और उनके साथी कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए। उनके लिए आखिर इतनी सख्त सर्दी में, जहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था, कोई एक्सपीरियंस माउंटेनर अपना सुरक्षित टेंट बिना प्रॉपर विंटर क्लोथिंग के छोड़कर क्यों जाएगा? ये सिर्फ एक अजीब फैसला नहीं था, ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का पहला और शायद सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए सर्च टीम फुटप्रिंट्स के बचे हुए निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। और फिर जंगल के किनारे एक बड़े साइबेरियन सिडार ट्री के नीचे उन्हें एक और सबूत मिला। एक छोटा सा बुझा हुआ कैंप फायर। राह अब भी वहीं पड़ी थी, कुछ लकड़ियां आधी जली हुई थी। ये इस बात का पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था कि टैंक छोड़ने के बाद ग्रुप के कुछ मेंबर्स यहाँ रुककर आग जलाने की कोशिश कर रहे। लेकिन कैंप फायर के बिल्कुल पास सर्च टीम को 2 लाशें मिली, यूरी कोवेंचिको और यूरी गर्शिंको की। ऑफिशियल सर्च रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों के पैरों में कोई जूते नहीं थे और उन्होंने सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे। -20 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में ये मंजर सर्च टीम के लिए समझना लगभग नामुमकिन था। आखिर 2 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने ट्रेन से इतने दूर इस हालत में कैसे पहुंच गए? और सबसे बड़ा सवाल, बाकी के 7 लोग कहाँ थे? जंगल की वो खामोशी अब और भी भारी लगने लगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रहा, बल्कि ये एक
डेथ इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सर्च टीम जंगल से वापस पहाड़ों की तरफ बढ़े और कुछ ही देर बाद बर्फ के बीच एक और खामोश सच उनका इंतजार कर रहे। माउंटेन स्लोप पर सिडार किले और टेंट के बीच इन्वेस्टिगेटर्स को एक एक करके 10 और बॉडीज मिली। सबसे पहले रुस्तम स्योबेदियन तकरीबन 660 मीटर की दूरी पर मिला। दूसरी बॉडी थी जैनिदा कुलमुनाफा की। उसकी बॉडी ऐसी पोजीशन में जम चुकी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी पल तक खुद को उठाकर चलाने की कोशिश कर रही हो। सर्च टीम को मिली इस एक्सपेडिशन के लीडर ईगोर डेडलॉ की बर्फ में जमी हुई लाश। वही ईगोर जिसकी वहां पर इस कहानी की शुरुआत में एक फोन कॉल आया था। एक फोन कॉल जिसमें एक माँ से उसके बेटे को हमेशा के लिए छीन लिया। लगभग 5 बॉडीज मिल चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन अब भी अधूरी थी। 4 लोग अब भी लापता थे। सर्च ऑपरेशन दिनों से हफ्तों में बदल गया। बर्फ इतनी गहरी थी कि हर नए दिन उम्मीद और बेचैनी दोनों को साथ लेकर आता था। फिर लगभग 2 महीने बाद 4 मई 1959 सर्च टीम को जंगल के और अंदर सिडार ट्री से लगभग 75 मीटर आगे एक गहरी रेवरीन के नीचे बर्फ के अंदर कुछ असामान्य नजर आया। जब रेस्क्यूअर्स ने बर्फ हटाने की शुरुआत की तो धीरे धीरे एक नहीं, 2 नहीं, 4 बॉडीज सामने आई। ये थी ल्यूडमिला डोबिनिना, शेमोन सोलोटोव, एलेक्सेंडर कोलोटोव और निकोल ब्रिग्नोले। ये सब लगभग 4 मीटर मोटी बर्फ के नीचे दबे हुए थे और इनकी डिस्कवरी ने इस केस को एक साधारण माउंटेन ट्रेजेडी से दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेंसिक मिस्ट्री में बदल दिया। पहली 5 बॉडीज मिलते ही अथॉरिटीज ने एक ऑफिशियल लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब हर सबूत, हर फुटप्रिंट और हर बॉडी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नज़र में थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक हैरान कर देने वाली बात सामने रखी। ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक इगोर डेडलॉफ, जेनिदा कोइमोनोवा, यूरी डोरशिंको और यूरी कोनिशिको, इन सब की मौत का मुख्य कारण हाइपोथर्मिया यानी सख्त ठंड के कारण बॉडी का धीरे धीरे अपनी हीट खोना था। लेकिन एक बॉडी ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, रुस्तम स्लोबुद्दीन। उसकी ऑटोप्सी में स्कन पर एक छोटा सा फ्रैक्चर डॉक्यूमेंट हुआ, लेकिन ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस इंजरी को उसकी मौत का मुख्य कारण नहीं माना। ऑथोरिटीज के मुताबिक रुस्तम की डेथ का प्राइमरी कॉज भी हाइपोथर्मिया ही था, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। अगर ये सब सिर्फ ठंड से मरे थे तो वो अपना सुरक्षित टेंट बीच रात में बिना ठीक से कपड़े पहने छोड़कर गए ही क्यों? और इसी सवाल का जवाब इन्वेस्टिगेशन अब ढूंढने वाली थी। जब 4 मई को मिली उन आखिरी 4 बॉडीज की ऑटोप्सी शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई। जो कहानी अब सिर्फ हाइपोथर्मिया की लग रही थी, अब उसमें और हैरान कर देने वाले सबूत सामने आने लगे। फॉरेंसिक फाइंडिंग ने इन्वेस्टिगेटर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पहली सोच पर दोबारा सवाल उठाएं और इसी पल डायग्लोफ पास एक माउंटेन एचसीएम से बढ़कर दुनिया की सबसे ऊंची हुई फॉरेंसिक मिस्ट्री में तब्दील होने लगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चली कि थीबॉक्स ब्रिग्नोले और शीमन का चेस्ट पूरी तरह क्रश हो चुका था। उनकी कई रिब्स दोनों तरफ से टूट चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में लिखी। डॉक्टर्स ने लिखा ये इंजरीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे किसी हाई स्पीड कार क्रश के बाद होती हैं, लेकिन डेड माउंटेन पर कार क्रश का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ल्यूडमिला डेबोनिना की ऑटोप्सी में सामने आया। ऑफिशियल फोरेंसिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी टंग, आंखें और चेहरे की कुछ सॉफ्ट टिश्यूज मौजूद नहीं थे। इसी तरह एलेक्जेंडर कोलोटोव के चेहरे के कुछ टिश्यूज, जिनमें आईब्रोज का हिस्सा भी शामिल था, मौजूद नहीं था। ये डिटेल्स सालों तक कई थ्योरीज की वजह बनी।
यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कभी भी ये कंक्लूड नहीं किया कि ये इंजरीज किसी अटैक या टॉर्चर के नतीजे थे। बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये पॉसिबिलिटी भी रखी कि पानी के बहाव, नेचुरल डिकम्पोजिशन और स्कैवेंजिंग एनिमल्स सॉफ्ट टिश्यू लॉस का कारण बन सकते हैं। यानी एविडेंस ये बताता है क्या मिला, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कैसे हुआ। जैसे ही इंजरीज की डिटेल सामने आई, इन्वेस्टिगेशन में कई पॉसिबिलिटीज पर विचार किया गया। शुरुआती दिनों में एक थ्योरीज ये भी सामने आई कि शायद इस इलाके के इंडिजिनियस मंसी ट्राइब के लोगों ने अपनी जमीन पर घुसपैठ समझकर एक्सपेडिशन पर हमला किया होगा। लेकिन ऑथोरिटीज ने कई मंसी ट्राइब के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये थ्योरी एविडेंस के सामने टिक नहीं सकी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक क्राइम सीन पर किसी वॉलेंट स्ट्रगल का क्लियर साइन नहीं मिला, न ही किसी दूसरे इंसान का फुटप्रिंट या ऐसे सबूत मिले जो मंसी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करता। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पॉसिबिलिटी को लगभग पूरी तरह खारिज कर दिया और इसी के साथ केस एक बार फिर अपने सबसे बड़े सवाल पर लौट आया। आखिर उस रात उन 9 हाइकर्स के साथ हुआ क्या था? डॉक्टर बोरिस वॉल्सडेनी ने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी और वही लाइन आज भी डाइट ऑफ पास मिस्ट्री की सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट में से एक मानी जाती है। उन्होंने लिखा, इन इंजरीज को पैदा करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फोर्स कार क्रश या किसी एक्सप्लोजन के बराबर थी, लेकिन वहाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ था, न ब्लास्ट के निशान मिले, न ही कोई व्हीकल मिला। तो फिर ये इंजरीज किसने दी? अब तक सारी 9 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन हर नया सबूत के साथ सवाल और बढ़ता जा रहा था। आखिर उस रात हुआ क्या था? जैसे जैसे विक्टिम्स के फ्यूनरल होने लगे, वैसे वैसे अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बाद में सर्च ऑपरेशन से जुड़े यूरी ऑनशीट ने याद किया कि कुछ विक्टिम्स की स्किन के रंग गहरे भूरे से नजर आ रहे थे। ये ऑब्जर्वेशन कई सालों तक नए नए थ्योरीज की वजह बना, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट बताता है एक्सट्रीम कोल्ड और बॉडी में होने वाली नेचुरल पोस्टमार्टम चेंजेस कभी कभी स्किन का रंग भूरे या नारंग जैसे दिखने का कारण बन सकती है। यानी ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में किसी मिस्ट्री का प्रूफ नहीं था। लेकिन इसी दौरान एक और अजीब रिपोर्ट सामने आई। इंसिडेंट वाली रात लगभग मौजूद कुछ हाइकर्स ने उत्तर की तरफ आसमान में नारंगी रंग के चमकते ही गोले देखने का दावा किया। बाद के कुछ सालों में इवडल और आसपास के इलाकों के कुछ और इंडिपेंडेंट विटनेस ने भी ऐसे ही कुछ ऑरेंज लाइट देखने की बात कही। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, ये साइटिंग 1959 की ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं थी और इनमें से कई गवाह सालों बाद सामने आए। इसलिए ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इन्हें डाइट ऑफ पास्ट इंसिडेंट का कंफर्म कॉज कभी नहीं माना गया और इसी वजह से आज भी ये ऑरेंज लाइट्स एविडेंस से ज़्यादा एक अनआंसर्ड मिस्ट्री बन चुकी है। कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज़ ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की। जिस जवाब का सबको इंतज़ार था वो कभी नहीं मिला। ऑफिशियल कंक्लूजन में लिखा गया कि एक्सपेडिशन के मेंबर्स की मौत कंपेलिंग फोर्स यानी एक ऐसे प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई जिसका वो सामना नहीं कर सके। लेकिन उस रिपोर्ट ने न उस शक्ति का नाम बताया, न ये समझाया कि आखिर हुआ क्या था। कोई किलर्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ, किसी पर कोई आरोप नहीं लगे और इसी वजह से मई 1959 में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। केस की फाइल एक सीक्रेट आर्काइव में भेज दी गई। ऐसा लगा जैसे सरकारी रिकॉर्ड में ये कहानी खत्म हो चुकी हो, लेकिन असल में यहाँ से डाइट ऑफ पास्ट मिस्ट्री की शुरुआत हुई। 65 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी वहीं खड़ा है। 1 फरवरी 1959 की उस रात यूबल माउंटेन में आखिर हुआ क्या था? ये केस 1959 में खत्म नहीं हुआ। साल बीत गए, दशक बदल गए, लेकिन डाइट ऑफ पास का राज कभी पुराना नहीं पड़ा। और फिर
फरवरी 2019, लगभग 60 साल बाद, रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन की एक साफ सीमा तय कर दी गई। अथॉरिटीज ने सिर्फ 3 नेचुरल एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया। एक था एवलांच, दूसरा स्लैब एवलांच और तीसरा हरिकेन फोर्स विंड्स, यानी बेहद तेज और खतरनाक हवाएं। एक बात शुरू से ही साफ कर दी गई, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मर्डर या क्रिमिनल अटैक की पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी मैं इन्वेस्टिगेशन का मकसद किसी किलर को ढूंढना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि क्या नेचर अकेला इस पूरे ट्रेजेडी को एक्सप्लेन कर सकता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और माउंटेनिंग स्पेशलिस्ट ने एक बार फिर डायग्राफ पास की तरफ रुख किए। पहली थ्योरी थी एवलांच। इस थ्योरी के मुताबिक पेंट के ऊपर बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गिरने का खतरा पैदा हुआ। इसी वजह से टीम ने इमरजेंसी में टेंट छोड़ दिया। लेकिन इस थ्योरी का प्रॉब्लम ये था कि क्राइम सीन पर कोई भी बड़े एवलांच का कोई क्लियर साइन नहीं मिला। दूसरी थ्योरी थी स्लैब एवलांच। ये नॉर्मल एवलांच से थोड़ा अलग है। इसके मुताबिक बर्फ की एक सख्त लेयर धीरे से टेंट की तरफ सरक गई। इससे हाइकर को लगा और बर्फ कभी भी गिर सकती है, इसलिए वो टेंट छोड़कर निकल गए। ये थ्योरी आज कई एक्सपर्ट्स के नज़दीक सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन में से एक मानी जाती है। तीसरी थ्योरी थी हरिकेन फोर्स विंड्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बहुत तेज हवाएं और एक्सट्रीम कोल्ड में हाइकर्स को टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये थ्योरी भी हर एविडेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। चौथी थ्योरी थी मेवरी टेस्टिंग। कई लोगों ने क्लेम किया कि शायद एरिया में सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट चल रहे थे। ऑरेंज लाइट की रिपोर्ट्स भी इसी थ्योरी से जोड़ी गई। आज तक इस बात का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। पांचवी थ्योरी थी इंफ्रारेड साउंड। एक साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि तेज हवाओं से ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव बनी होंगी जो पैनिक, एंजाइटी या डिसओरिएंटेशन का कारण बने। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। छठी थ्योरी थी मंसी अटैक। शुरुआत में मंसी कम्युनिटी पर शक किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में न स्ट्रगल के कोई साइन मिले, न किसी और के फुटप्रिंट्स, इसलिए ये थ्योरी ऑफिशियली रिजेक्ट कर दी गई। सातवीं थ्योरी थी पैरानॉर्मल या एलियंस। इंटरनेट पर एलियंस, यति और सुपरनैचुरल थ्योरीज भी बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल या फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। आज भी डायग्राफ पास का एग्जैक्ट सच किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा साइंटिफिक सपोर्ट स्लैब एवलांच और एक्सट्रीम वेदर थ्योरीज को मिलता है, लेकिन आज तक कोई भी थ्योरी इस केस के हर एविडेंस को 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इसी वजह से डायग्राफ पास इंसिडेंट आज भी ऑफिशियली एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। 65 सालों से साइंटिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और दुनिया भर के मिलियंस लोगों को एक ही सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है, उस रात आखिर हुआ क्या था? शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिले, या फिर बेब माउंटेन अपना राज हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दबाकर ही रखे। लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां उन चीजों की नहीं होती जो हम देख लेते हैं, बल्कि उन सवालों की होती है जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस मिस्ट्री की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से उस रात उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ था। और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम केसेस, अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस स्टोरीज पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि इस चैनल को ग्रो करने में आपका सपोर्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और होश उड़ा देने वाली मिस्ट्री के साथ। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि
हर अंधेरे में कोई ना कोई सच जरूर छुपा होता है।